संस्था के जो उपाध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं? डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ना, जिला समाहर्ता। और इसके जो सचिव होते हैं वह एक सीजीएम रैंक के जज होते हैं, जो कि मैं हूँ सेक्रेटरी यानी सचिव। और हर संस्था में आपको दिमाग में होगा कि एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और एक सदस्य भी होता है। तो एसपी साहब जो हैं, जो एसएसपी होते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होते हैं, वो इसके सदस्य होते हैं। इसको अंग्रेजी में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। शॉर्ट में इसका नाम है, जैसे आप लोग का है ना बहुत सारा चीज CFL वगैरह जो भी, तो उसी तरीके इसको शॉर्ट में कहते हैं DLSA। शॉर्ट में क्या कहते हैं? DLSA। तो DLSA जो है वह कोर्ट का ही एक विंग है, ठीक है। DLSA, अब हम बार बार जिला विधिक सेवा प्राधिकार नहीं करके हम क्या बोलेंगे? DLSA। DLSA क्या है? जो सिविल कोर्ट होता है उसका ही एक विंग है और इसका कुछ कार्य निर्धारित है। और जिस तरीके से कोर्ट में एक जज होते हैं, वैसे ही इस संस्था को रन कराने के लिए एक जज की नियुक्ति हाईकोर्ट के द्वारा ना इसको इस ऑफिस में किया जाता है। और उस जज का जो रैंक होता है वो सीजीएम रैंक के जज होते हैं, एडिशनल सीजीएम रैंक। भारत के संविधान में बताया गया है मौलिक अधिकार के बारे में। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, अभी जो आप बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भेज रहे हैं, अपना ग्रुप बना रहे हैं, अपना संस्था खोल रहे हैं, अपना छोटा लघु उद्योग लगा रहे हैं, कोई भी कार्य आप जो कर रहे हैं वो सब आपका संवैधानिक कृत्य है। और संविधान के द्वारा क्या किया गया है? मौलिक अधिकार में यह आपको कोई भी पेशा अपनाने का अधिकार है। अब ऐसे कोई भी व्यवस्था नहीं है कि आप जातिगत ही कार्य करेंगे। आप कोई भी कार्य कर सकते हैं जिसमें आपको रुचि है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिस कार्य को आप अच्छे तरीके से करके अपना भविष्य बना सकते हैं। तो यह सभी स्वतंत्रता कहाँ से मिलती है? संविधान से, भारतीय संविधान से। और भारत के संविधान के द्वारा बहुत सारा हमारा अधिकार दिया गया है और हमारा कुछ कर्तव्य भी है। कर्तव्य क्या है? अपने राष्ट्र का सम्मान करना, रक्षा करना, अपने बाल बच्चों को पढ़ाना हमारा कर्तव्य है। वातावरण को शुद्ध रखना, पर्यावरण को बचाना, पौधा लगाना हम लोगों का कर्तव्य है। एक ऐसा समाज का निर्माण करना जहां पर क्या हो? न्याय हो, ठीक है। इस सब के बाद एक बात आता है, इस सब के बावजूद भी बहुत सारा समस्या उत्पन्न होता है। जब हम कोई बिजनेस करते हैं, जब हम कोई काम करते हैं, जब हम समाज में रहते हैं, शादी विवाह होता है, तो बहुत सारा चीज है जहाँ पे बातें नहीं बनती है, बात बिगड़ जाती है, लेन देन इस तरीके से होता है कि फिर एक पक्षकार को कठिनाई होता है। वो कहाँ जाता है? फिर न्यायालय। न्यायालय जाने के बाद दो बातें होती है। एक व्यक्ति है जो सक्षम है अपना प्राइवेट वकील रख करके क्या करने के लिए, कोई भी काम कराने के लिए अपना फीस वकील को देगा, वकील उसके बदले में कार्य कोर्ट में करता है। यही चलता है। तो ऐसा देखा गया कि ऐसा बहुत सारा केस है इस देश में, ऐसे बहुत सारी मुकदमे हुए, मामला हुए, जिसमें ऐसा लगा कि अगर एक पार्टी को तो भाई ठीक था, दूसरा पार्टी जो था वो बहुत गरीब था या उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। चाहे आप समाज में देखते होंगे कि महिलाओं की जो स्थिति है, सब कुछ ठीक है तो बहुत अच्छा, एकदम गहना है, साड़ी है, सब बहुत सुंदर, बिगड़ गया तो अभी बात खत्म है ना, न खाता है ओकरा नाम पे। आज बहुत सारा बदल गया है बात, लेकिन फिर भी उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। अगर उसको मुकदमा करना है अपने पति के खिलाफ या ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ,
तो उसको समस्या होता है। वो 2-4 डेट तक तो पैसा व्यवस्था कर लेगी, फिर उसका मायके वाला व्यवस्था देगा, सपोर्ट करेगा, ससुराल वाला तो विरोध कर रहा है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए भारत के संविधान में कुछ नीति निर्देशक तत्व भी दिए गए हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 क में व्यवस्था किया गया है निःशुल्क विधिक सहायता। मतलब सरकार, जैसे आप सुनते होइएगा कि कोई आदमी मर गया तो उसका मिल रही है 4 लाख रुपया, आम भाषा में बात करें, मिले सुने ना, तो काहे देता है सरकार? आप कभी सोचे? देखिए, हम लोग राष्ट्र का संपत्ति है। इंसान जो है, किसी भी देश का नागरिक जो होता है, व्यक्ति जो होता है, वह देश का, राज्य का संपत्ति होता है। क्योंकि हम लोग इस धरती पे जी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सरकार चल रही है ना, आदान प्रदान हो रहा है। तो जैसे राज्य का दायित्व है, क्या दायित्व है? हमारी सुरक्षा करना। जब वो सुरक्षा करने में फेल कर जाता है तो अब कहता है कि जो हुआ सो हुआ, अब क्या करें, इतना रुपया आपको हम देते हैं ताकि आपके परिवार को मुआवजा दे दिए, चलेगा बात। तो इसी तरीके से एक बात आई कि भाई कोई घटना घटता है, ज्यादातर बहुत सारा घटना आप देखते होंगे घटता है गरीब लोगों के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ, किसी भी जाति के गरीब लोगों के साथ इस तरीके का मतलब घटना आपको देखने को मिलता होगा। केस लड़ने के समय क्या होता है, जो अपराध किए हुए उसका वकील 5 वो एकदम मौजूद है, इधर से ही बेचारा चाहे बेचारी जो है, कोई हम हो चाहे कोई भी दम, उसका कोई सही ढंग का वकील नहीं मिला है, रुपये नहीं, वकील कहता है पैसा तो तभी ना, जितना बढ़िया वकील चाहे उतना ज्यादा पैसा देने की बात आ जाती है। तो इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 क में जो वादा किया गया है, उस वादा को पूरा करते हुए सरकार के द्वारा सन 1987 में एक कानून लाया गया और उस कानून का नाम है विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम सन 1987। बहुत दुख की बात है कि उसको लागू होते होते 1995 हो गया और वो लागू कब हुआ? 9 नवंबर 1995 को। लेकिन आज हमको लग रहा है कि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि आज संस्था का नाम पहला बार सुन रहे हैं। क्या मतलब आप तक पहुंचने में 1987 से कहां कुछ लग गया? 2025 आ गया। अगर मोटा मोटी देख ले, लागू का तिथि है 9 नवंबर 1995 ना, तो पूरा 25 से 5 30 साल हो। और ये बनाया किसके लिए है? महिलाओं के लिए। किसके लिए? बच्चों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य के लिए, चाहे किसी भी जाति के गरीब व्यक्ति के लिए जिसकी आय सालाना जो है 1.5 लाख से अधिक नहीं है। ठीक है, कोई भी उम्रदराज आदमी हो जाता है, उसमें भी कठिनाई, 60 साल के बाद बेटा नहीं देख रहा है, ऐसा बहुत सारा आपको खबर मिलता होगा। आप खबर क्या मिलता होगा? हम लोग समाज में ही रहते हैं और ये खबर जो है समाज से ही आता है। तो जो जिन लोगों का उम्र जो है 60 वर्ष से ऊपर हो गया है, कोई ऐसा बीमारी से है कि भाई उसका पूरा पैसा जीवन चला गया उसमें, अब वो आदमी को कोई मैटर फंस गया, केस का, जमीन का, कुछ का, उसको केस लड़ना है, तो इसी परिस्थिति में हम लोग यानी हमारी संस्था नियम के अनुसार फ्री में वकील की व्यवस्था हम लोग कराते हैं। इसका व्यवस्था है कि आप उसके लिए एक आवेदन हमको देंगे। कोर्ट में एक ऑफिस है, नीचे में फ्रंट ऑफिस है, ऊपर में हमारा जो ऑफिस है उसमें आप आवेदन दे सकते हैं। इसका हेल्पलाइन नंबर है, उस पर भी फोन कर सकते हैं। आप किसी व्यक्ति को जो समस्या में है उसको आप लेके आ सकते हैं कि सर इसको केस करना है या इसका केस चल रहा है लेकिन ये अब लड़ने में सक्षम नहीं है, रुपया नहीं है, इसका वकील का व्यवस्था करा दीजिए। इसकी सूचना यदि आप हमें देते हैं तो हम आपको एक फ्री में लीगल एड देंगे। क्या देंगे? लीगल एड, कानूनी सहायता। स्पष्ट? आपको मोटा मोटी समझ में आ गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार क्या कार्य करती है? कानूनी, मुफ्त कानूनी सहायता देती है। कानूनी सहायता नहीं देती है, मुफ्त में
जिसमें आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं। आप एक आवेदन देंगे, आप दावा करेंगे कि मैं महिला हूं। महिला में हैसियत नहीं देखना है, चाहे अंबानी की घर की कोई महिला आ जाए या गांव के एक सामान्य रिक्शा वाले की पत्नी हो, वो अगर मुकदमा करना चाहती है तो हम पहले हैसियत नहीं देखते हैं, पहले हम उनको एक वकील देते हैं। वो बाद में देखा जाए कि इनकी हैसियत क्या है और तब जो मुआवजा क्या मिलना चाहिए वो उस समय देखा जाएगा। तो एक कार्य हमारा जो संस्था है वो यह करता है कि लोगों को कानूनी सहायता देता है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो। आई बात समझ में? तो स्पष्ट हुआ, आपको समझ में आया? हम किस संस्था से आए हैं? जिला विधिक सेवा प्राधिकार, इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? DLSA। हम DLSA के क्या हैं? सचिव, सेक्रेटरी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जज साहब, डिस्ट्रिक्ट जज ना, या जिला जज आम भाषा में। और उपाध्यक्ष कौन होता है? DM। अब मेंबर यानी सदस्य कौन होता है? SP। याद रहेगा, मतलब ये हल्का फल्का संस्था नहीं है, ऐसा ही नहीं चल रहा है, समझ रहे हैं ना? एकदम सिस्टमेटिक है। आप गौर कीजिएगा, अभी चारों जगह, हर जगह बोर्ड लगा है, बड़ा बड़ा बैनर लगा है लोक अदालत का, और इस ऑफिस का नाम होगा उस पर लिखा हुआ जिला विधिक सेवा प्राधिकार। तो पहला काम हम लोग क्या करते हैं? कानूनी सहायता देते हैं। किसको देते हैं उसके बारे में हम लिखे हुए हैं इसमें। अधिनियम की धारा 12 में ग्राउंड दिया गया है कि यही वे लोग हैं जिनको ये कानूनी सहायता फ्री में मिल सकता है। किस किस काम के लिए मिलेगा सर? तो केस करने के लिए मिलेगा ना, केस में बचाव करने के लिए मिलेगा, बेल करवाने के लिए मिलेगा। अगर बेलर नहीं मिल रहा है तो बेलर का व्यवस्था करवाएगा। बेल सरकार, जज ने ऑर्डर पास किया है कि भाई इसको बेल तो दे दिए लेकिन 40,000 रुपया जमा करना है, तो अगर वो सक्षम है देने में तो वो दे के अपना निकल जाएगा, नहीं है तो वो हमको एक आवेदन देगा। जेल से आता है आवेदन वो, क्योंकि बंद रहता है वो आदमी, तो उसका पैसा सरकार अभी एक स्कीम लाई है सत्येंद्र एंटिल के केस में कि उसके लिए फिर एक कमेटी है, DM है उसमें, जेलर है, हम हैं, और 40,000 तक हम लोग यहाँ देखेंगे। 40,000 से ऊपर होगा तो हम लोग स्टेट कमेटी को भेजेंगे। ठीक है, मतलब केवल कानूनी सहायता देना इतना ही नहीं है कि वो वकील कर दिए, अब वो वकील सुन रहा है नहीं सुन रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, मतलब पूरा टारगेट है कि आपको उस काम को एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, दूसरा काम है हम लोगों का मुआवजा देना। क्या है? मुआवजा देना। जैसे आज आप पेपर पढ़िएगा, आप लोग जाइए, पेपर पढ़ते हैं, पेपर पढ़ना चाहिए। 5 रुपया से कुछ नहीं होता है, लेकिन 5 रुपया से बहुत ज्ञान होता है। 5 रुपया आपके बच्ची भी पढ़ेगी घर में, उसको भी समझ में आएगा ना। कई ऐसा अपराध होता है जो पता चलता है, उसको अगर जानकारी रहता, पढ़ी रहती, तो वो किसी के चक्कर में नहीं फंसती, किसी के लुभावन बातों में नहीं आती। तो पेपर में आज पढ़िएगा, आज न्यूज आया है कि दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा और 50,000 जुर्माना। आज के हिंदुस्तान में होगा, सभी पेपर में आया, आप लोग जरूर पढ़िएगा। ठीक है, और उसके द्वारा जैसे ये आप माने जजमेंट जब हो जाता है कोर्ट में, तो जो मुआवजा देने की बात है, खाली केवल सजा हो गया तो इतना ही न्याय हो गया? सजा हो गया तो न्याय पूरा नहीं हुआ। अब उसको समाज में फिर से उसी तरीके से स्थापित करना, यह सरकार का काम है। और इसीलिए सरकार ने व्यवस्था किया है कि हम उसको कुछ आर्थिक मदद करेंगे, मुआवजा देंगे, ताकि वह समाज में अपने आप को रिहैबिलिटेट, पुनर्वासित कर सके। आई बात समझ में? तो इसके लिए जैसे आज जो कल सजा हुआ है एक केस में, उसमें 3 लाख रुपया का मुआवजा भी दिया गया। अब क्या होगा, वो जजमेंट हमारे पास आ जाएगा, मेरे ऑफिस में, और उसके बाद हम उसको बुलाएंगे, किसको? जिसने वो केस किया था, आज जीत गया, और उससे हम खाली उसका चेक करते हैं कि उसने जो है अपना बयान तो नहीं बदला। ठीक है, ये हम लोग का अंदरूनी बात है। मतलब मोटा मोटी समझिए कि अब हम उसको 3 लाख रुपया उसको देंगे। अभी हम बहुत सारा रुपया कई लोगों को दे चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसा मामला है जैसे कि बच्चियों से संबंधित मामला में तो नाम नहीं उजागर करना होता है,
पॉक्सो का कानून है, आप लोग जानते होंगे। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो भी विक्टिम होता है या कोई भी आरोपी होता है, उसका नाम जो है हम लोग सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, नहीं किया जाता है। आपको भी इसका ध्यान रखना है ना। तो ये पॉक्सो एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है ये, नहीं तो फिर एक अलग ऑफेंस बन जाता है, क्योंकि उसको फिर समाज में दिक्कत होगा। तो अभी हम लोग मुआवजा, यानी कि हम लोग मुआवजा भी देते हैं, माने हमारी संस्था जिला विधिक सेवा प्राधिकार वैसे लोगों को मुआवजा देता है जिसको सरकार ने वादा किया था कि हम आपका सुरक्षा करेंगे, हम आपको अच्छा से रखेंगे, पुलिस रखे हैं उसके लिए, हम पूरा संस्था हमारा है, डीएम है, एसपी है, कोर्ट है, फिर भी क्या हुआ, उसके साथ घटना घट गया। तो सरकार क्या हुआ, वहां फेल हो गया। तो सरकार वही जब फेल होता है तो अपना वादा पूरा करता है अलग तरीके से। यही समाज का संरचना इसी तरीके से होता है। तो उसमें हम उसको मुआवजा देते हैं। किसी की मृत्यु हो गई है, मृत्यु 3-4 तरीके से हो, जैसे कि कोई रोड एक्सीडेंट है तो उसका अलग मेथड है। लेकिन किसी का मर्डर हो गया, मर्डर होने के बाद केस होता है, केस होने के बाद आप गवाही देते हैं, केस को जीतते भी हैं आप। जब आप केस जीत जाते हैं तो कोर्ट के द्वारा क्या होता है, उसमें मुआवजा दिया जाता है। अब फिर वो मुआवजा की कॉपी, जजमेंट की कॉपी हमारे पास आ जाती है। फिर हम उसमें जो केस किया उसको बुलाते हैं, उसका बयान रिकॉर्ड करते हैं। छोटी सी प्रक्रिया है, 1-2 कागज लेते हैं कि भाई आप कहीं से पैसा अभी नहीं उठाए हैं, आज तक कोई लाभ नहीं मिला है इसके लिए, इसके कारण। तो फिर हम लोग उसको भी पैसा देते हैं। 3 लाख से 5 लाख रुपया तक देते हैं। हाल ही में 6 लाख भी दिए हैं। बात समझ रहे हैं। पहला काम क्या है बताएं आपको, कानूनी सहायता देते हैं ना, फ्री में। दूसरा मुआवजा का काम। तीसरा है कि सर झगड़ा लड़ाई तो होबे करता है, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जो है बिना केसे के काम हो जाए, तो उसको कहते हैं हम लोग मेडिएशन, सुलह, समझौता। इसका भी व्यवस्था है। आप बिना केस के भी आप आके आवेदन दे सकते हैं कि हमारा मेडिएशन कराया जाए, हमारा सुलह समझौता करवा दिया जाए। चूंकि आप लोग को जानकारी नहीं, तो आप कहाँ पहुंच जाते हैं, वकील साहब के पास। फिर वकील साहब बाकी काम कर देते हैं। कहते हैं पहले वो केस होगा कि ये वो केस इस कोर्ट में, वो उस कोर्ट में, वो फैमिली कोर्ट में मेंटेनेंस के लिए करिए। आपको भी लगता है कि हाँ हम नैगर में रह रहे हैं, हमको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इतना आसान नहीं होता है। कई बार समस्या आपका है तो समस्या हमारी, समाधान अटल बिहारी नहीं चलेगा, ठीक है। समस्या हम लोगों का है तो लड़ाई आपको खुद ही कर लड़ना होगा। और उसके लिए हम लोग कानूनी ये व्यवस्था है। इसमें प्री मेडिएशन भी हो, मतलब प्री लिटिगेशन, माने लिटिगेशन के पहले, यानी बिना केस के ही माने सुलह करने की बात हो सकती है। हमारे ऑफिस में आप आएंगे, उसके लिए हम लोग मेडिएटर, ट्रेन मेडिएटर है, कैसे होता है ट्रेनिंग उसका लेकर लोग बैठे हुए हैं, उनको जो हम लोग भेजते हैं कि आप आइए। फिर कई बार आपको लगता है कि नहीं सर केस हो गया है, अब चाह रहे हैं कि जो है बात खत्म हो, वैसी परिस्थिति में भी आप मेरे यहाँ आ सकते हैं। मेरे यहाँ आने के पहले आप रानी जी के यहाँ जा सकते हैं। 1 स्टॉप सेंटर है, महिला हेल्पलाइन नंबर है जिनके बारे में मैडम बताएंगे, 181 है। जैसे ही 181 पे आप फोन करिएगा, उसके थोड़ा देर बाद इनके ऑफिस से आपको फोन आएगा और आपको बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा। ये सब व्यवस्था है। आप डायरेक्ट इनके ऑफिस में भी जा सकते हैं। और इस सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और आपको कुछ पता ही नहीं है कि भाई क्या होता है, कौन चीज कहाँ है, क्या कौन ऑफिस कहाँ है, क्या होता है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और इस सब के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो बताइए आप लोग सावित्रीबाई फुले का नाम कौन कौन सुना है? आप सुने हैं? बताइए क्या सुना, बताइए कुछ। ये सावित्रीबाई फुले पहली एक महिला शिक्षिका है जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम किया। महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता है। दिक्कत है, बैठे रहिए, हाँ दिक्कत होगा। महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जाता था।
समाज में इतनी बड़ी रूढ़िवादी प्रथा थी कि महिलाओं को पर्दे के पीछे रखा जाता था। उन्हें भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने सारी कठिनाइयों को नजरअंदाज करते हुए, दरकिनार करते हुए महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला और महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया, जो आज भी प्रथम महिला शिक्षिका के नाम से हम लोग जानते हैं। एक और की महिला बताइए, आप बताइए, आप जानती हैं सावित्रीबाई फुले को? बताइए। देखिए बात सही है, हम जानबूझ करके उनका नाम लिए, क्योंकि अगर वाकई सच्चाई और ईमानदारी पूर्वक अगर महिलाओं का उत्थान करना है तो कम से कम हर महिला को सरस्वती माँ के साथ साथ सावित्रीबाई फुले को भी जानना चाहिए। आप सावित्रीबाई फुले को जब पढ़ेंगे, उनके जीवनी पढ़ सकते हैं। आपके घर में मोबाइल हो, आप लोग यूज करते हैं अगर एंड्रॉइड, तो आप उस पर लिखेंगे यूट्यूब पे जाके सावित्रीबाई की फुले की जीवनी, या कुछ भी लिखेंगे तो उनके बारे में आ जाएगा। सावित्रीबाई फुले जितना प्रतिकूल परिस्थिति में कार्य की है, ऐसी सैकड़ों महिलाएं, बहुत उदाहरण है। जितना महिलाएं, मतलब हमको लगता है दुनिया का सबसे बड़ा भाई कोई है तो महिला है, वो कुछ भी कर सकती है जहां तक हम समझते हैं। तो सही तरीके से, और इस सब के लिए देखिए वो कहावत है कि ज्ञान बिना शक्ति लंगड़ा है और शक्ति बिना ज्ञान लंगड़ा है। ज्ञान और शक्ति का समायोजन चाहिए। आपके पास शक्ति है, जोश है, जज्बा है, ऊर्जा है, आप कुछ भी करने के लिए तैयार है, बट यू डू नॉट हैव, आपके पास नॉलेज नहीं, आपके पास ज्ञान नहीं है, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर किसी का जी दो, थोड़ा बताइए ना कैसे होगा। फिर पता चला आपको ज्ञान है लेकिन आप इतने सामर्थ्यवान नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है कि आप किसी के लिए कुछ कर सके, तो फिर उसमें भी दिक्कत है। और हर व्यक्ति को अपने आप को स्थापित करना पड़ता है, अपना पहचान खुद बनाना पड़ता है। इसकी ट्रेनिंग आप लोग को बहुत दी जा चुकी है, हमको पता है। लेकिन इस सब के बावजूद हम ये कहते हैं कि आप अध्ययन करने का, पढ़ने लिखने का जो प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, वैसे ही मन के लिए पुस्तक की आवश्यकता है। केवल रील्स और मोबाइल देखने से कुछ नहीं होगा। आप अगर बुक्स पढ़ेंगे, कहावत है कि बुक्स आर द फूड ऑफ माइंड, पुस्तकें मन का भोजन है। अच्छी पुस्तकें पढ़िए अपने जीवन में। कहा जाता है कि जो पुस्तकें पढ़ता है, पुस्तक तो खामोशी रहता है, लेकिन जो पढ़ने वाला वो बोलने लगता है। तो अध्ययन का कार्यक्रम जारी रखिए। विभिन्न प्रकार के जो लोग अच्छे उद्यमी हैं उनके बारे में पढ़ें, उनके जीवन शैली के बारे में कि वो कैसे आगे बढ़ी। बिहार सरकार का जो चैनल है उस पर भी आते रहता है, बहुत सारे जो महिलाएं लोग हैं कर रही हैं।